हेलो दोस्तों, आज मैं आपको डिटरमिनेंट चैप्टर के सारे कंसेप्ट को रिवाइज कराऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिटरमिनेंट होता क्या है। तो देखो, डिटरमिनेंट बेसिकली एक नंबर होता है जो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद अ नंबर कॉल्ड द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। और डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई, देखो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या फिर हम डिटरमिनेंट ऑफ ए शॉर्ट में लिख देते हैं और डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो डिटरमिनेंट हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही निकालते हैं, बाकी जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है उसके लिए एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो जैसे देखो, ये हमारा जो जनरल मैट्रिक्स है ए, जिसका ऑर्डर एन है। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का। तो जो इसका डिटरमिनेंट होगा, अभी तो सिर्फ हम इसका सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे और बाकी ये जो साइन जो है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट को सिर्फ हमने रिप्रेजेंट किया है। अभी हम सॉल्व भी करना सीखेंगे कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि जो डिटरमिनेंट है वो एक नंबर है जो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होता है। तो उस नंबर को हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 1 हो। ठीक है, तो अगर उस टाइप की मैट्रिक्स हैं जिसका ऑर्डर 1 है, तो उसका डिटरमिनेंट वो खुद नंबर ही होगा। क्योंकि अगर ऑर्डर 1 कहने का मतलब क्या है, जैसे ये देखो, ये एक मैट्रिक्स था पर हमने इसको डिटरमिनेंट से साइन लगा दिया। ठीक है, तो इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना हो तो जो नंबर है ना यहाँ पे जो लिखा हुआ 3, तो 3 ही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ -5 है, तो इसका आंसर क्या आएगा -5। तो जो अंदर लिखा हुआ होता है वही हो जाता है अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 है तो। ठीक है, तो अब देखो डिटरमिनेंट निकालना है जिसका ऑर्डर 2 हो। जैसे ये देखो, हमारे पास ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, तो इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो वो कैसे लिखेंगे, डेट ए और ये डेल ए, डेल। तो अगर हमें इसका करना है तो वो कैसे करेंगे, देखो इस वाले एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है और माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, माइनस का साइन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो यदि हमें मैट्रिक्स गिवन है 2 ऑर्डर की, ठीक है, तो उसका डिटरमिनेंट हम इस तरीके से निकालेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, इसका डिटरमिनेंट पूछा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 4, माइनस अपने आप। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा -12, तो ये कितना हो गया 16। ठीक है, अब ये देखो इसको करेंगे कैलकुलेट तो कितना होगा, ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस अपने आप, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो गया, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब डिटरमिनेंट निकालना है मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 3 हो। तो अब देखो यहाँ पे द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। यदि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 है, तो यदि हमें उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो वो डिटरमिनेंट हम एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, पर एक्सपेंड हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, डिटरमिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे ना एक्सपेंड किया इस डिटरमिनेंट को अलोंग फर्स्ट रो। वैसे हम अलोंग सेकेंड रो भी कर सकते हैं, अलोंग थर्ड रो भी कर सकते हैं, और कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया है। तो वो कैसे करेंगे, देखो, तो फर्स्ट रो हमारी कौन सी है, ये वाली है, तो ये एलिमेंट हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इसका माइनर निकाला। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, इसको फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दो। ठीक है, तो जो हमारे पास जो बची ना, देखो A22 यहाँ पे लिखा हुआ है,
A32 यहाँ पे लिखा हुआ है, A23 यहाँ लिखा हुआ है और A33 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने ये लिख दिया है और माइनस का साइन लगाया। माइनस का साइन क्यों लगा रहा हूँ वो भी बता दूंगा मैं। और फिर यहाँ पे A12 लिखा। ठीक है, अब इसको ये जिस रो में है यानी फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो को, और सेकंड कॉलम में है सेकंड कॉलम को। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट बचे? A21, A31, A23, A33। ठीक है, तो ये वही लिखा हमने। और अब फिर लिखो A13 प्लस A13, और ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। ठीक है, इग्नोर करने पे A21, A31 यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये A22 और A32 यहाँ पे लिखे हुए हैं। अभी हमने देखा कि डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं दो ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिखा हुआ है माइनस का साइन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने में। सिमिलरली सारे वैसे लिखे हुए हैं। ठीक है, और फिर कुछ भी नहीं किया हुआ है, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, और करने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हम इस तरीके से 3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम इस तरीके से निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने नोट बना के लिखा है कि हम डिटरमिनेंट को उसी रो या उसी कॉलम अलोंग एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, जिसमें जो नंबर ऑफ जीरो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, वैसे तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, बट फॉर ईजियर कैलकुलेशन हम उसी रो या कॉलम करेंगे अलोंग एक्सपेंड जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो। ठीक है, तो वैसे देखो यहाँ पे मैं अलोंग रो 1 करता हूँ, अलोंग R1। ठीक है, तो 1 यहाँ पे लिखूंगा मैं, और मैं डेल की वैल्यू निकाल रहा हूँ, और इसको ये 3 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस और ये 0, फिर -2। अब ये 2 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0। ठीक है, +4, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो -1, और ये हो जाएगा -6, और वो माइनस हम अपने आप लगाते हैं तो वो +6 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया? ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो यहाँ पे बचा मेरे पास 4 × 2, और ये बचा 6, 5 बचा, तो ये कितना आ गया? 20। ठीक है, तो ये हमने अलोंग रो 1 किया। अब देखो मैंने बताया कि हम उसी रो या कॉलम के साथ एक्सपेंड करते हैं जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हो। तो ये किस में नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है? C3 में, तो हम C3 के अलोंग करते हैं अब यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? 4। ठीक है, अब देखो ये तो A11 है, ये A12 है, ये A13 है। ठीक है, तो जो मैं बता रहा था ना माइनस क्यों लगाते हैं, ये I और J इनकी वैल्यू प्लस कर लो, अगर वो इवन आता है, देखो I + J कर लो, अगर वो इवन आता है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ठीक है, और अगर I + J ऑड आता है तो माइनस का साइन होगा, माइनस का साइन, और ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमारा जो ये 4 था, देखो इसको हमने प्लस किया तो 4 आ रहा है, 4 जो कि इवन है, तो ये +4 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हमने बंद किया और इसको, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना है? -1 और ये माइनस +6, ये तो हो गया इसके अलोंग। डेल की वैल्यू निकाल लें हम, डेल, और भी आएंगे, ये 0 के साथ में करोगे तो ये कौन सा है? देखो ये है दूसरा रो और तीसरा कॉलम, और ये तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो इसको I और J को प्लस करो तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑड आएगा, तो मैं -0 लिखूंगा यहाँ पे, और बाकी ये कुछ भी आएंगे यहाँ पे। ठीक है, जब मैं इसको दूसरे रो और थर्ड कॉलम को बंद करूँगा तो ये कुछ भी आएंगे, वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे।
उसी प्रकार प्लस 0 और ये कुछ भी होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली 0 ही होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4 इंटू 5, तो यानी 20 आ गया। देखो हमें ईजी हुआ ना, ये हमें इसका हमें कोई टेंशन नहीं था, ठीक है। हमें सिर्फ ये जो नॉन जीरो एलिमेंट है ना, इसी का हमें माइनर निकाल के इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाता। बाकी ये 0 है तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी होंगे वो 0 हो जाएंगे। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है, तो जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, ठीक है। यदि हम कॉलम्स और रो इंटरचेंज कर देते हैं तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो सेम रहती है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और दूसरा ए ट्रांसपोज है इसी का, तो जो इसका डिटरमिनेंट है ना और जो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट है वो इक्वल होंगे, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी है, यदि हम कोई भी दो या कॉलम डिटरमिनेंट का इंटरचेंज कर देते हैं तो जो डिटरमिनेंट है वो सिर्फ माइनस लग जाएगा उसमें, ठीक है। और यदि कोई दो रो या कॉलम हम आइडेंटिकल है, ठीक है, तो जो वैल्यू हो जाती है डिटरमिनेंट की वो 0 हो जाती है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है, मान लो ये डेल है जो इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को ना के से मल्टीप्लाई कर दो। तो सपोज मैंने रो वन को के से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास डेल 1 दूसरा डिटरमिनेंट मिला, ठीक है। तो उसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो कितनी आएगी। तो ये जो के है ना, के ये इस रो से यानी R1 से कॉमन आ जाएगा तो बाहर आ गया, और बाकी जो बचे हैं एलिमेंट्स उनके वैसे लिख दो। तो मेरे पास ये के बचा, और ये जो पोर्शन था ये क्या है, डेल था, ठीक है। तो ये जो डेल 1 आया वो ओरिजिनल वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू जो थी उसमें के से मल्टीप्लाइड होके आ गया, ठीक है। तो ये याद रखना। और एक चीज़ मैंने नोट में लिख रखा है कि वी कैन टेक अ नंबर कॉमन फ्रॉम एनी रो और कॉलम 1 एट अ टाइम। मतलब हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से नंबर को कॉमन निकाल सकते हैं सिर्फ एक बार, ठीक है। जैसे मैंने इस रो से कॉमन निकाला था, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ भी होता, यहाँ भी, तो एक बार में एक ही कॉमन निकालेंगे हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से। तो अगर मैंने रो 1 से निकाल लिया ये, और यहाँ भी होता तो वापस निकलता तो वो के स्क्वायर हो जाता, समझ रहे हो। और यहाँ भी होता के तो वो के क्यूब हो जाता, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे एक और नोट में लिखा है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर n है और हमने के निकालना है, के का डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, तो n था। तो जब ये बाहर आएगा ना, ये बाहर जब आएगा इस डिटरमिनेंट से, तो वो k की पावर n होके आएगा और डिटरमिनेंट एज इट इज रहेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, अगर मान लो मैं सभी रो को, इसमें भी के होता है, इसमें भी के होता है, इसमें भी के होता, तो के क्यूब आया था कि नहीं आया था। तो इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर कितना था, 3 था ना, तो के की पावर 3 आया बाहर। वैसे ही अगर n होगा तो के की पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ ईच और ऑल एलिमेंट्स of a row or columns of a determinant are expressed as a sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये हमारे पास डिटरमिनेंट गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ना, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, मतलब दोनों को प्लस कर रहे हैं, ठीक है। वैसे यहाँ भी तो ये अलग अलग हम इनको भागों में ब्रेक कर सकते हैं। कौन कौन सा भाग, देखो एक तो ये वाला, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ पे, और दूसरा वाला जो होगा वो इसके साथ वाला होगा, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी, हम ब्रेक कर सकते हैं डिटरमिनेंट को, ठीक है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि यदि, देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ, ये डिटरमिनेंट है और ये मैंने इस डिटरमिनेंट में
A2 को ना इस रो में R3 में K से हर एक एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरे रो में जोड़ दिया, तो ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू पता लगानी है इस डिटरमिनेंट की, तो वो क्या होगा, अभी हमने देखा ना ये वाला, ये प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से करो। A11 ये ऐसे आ जाएगा, वो यहाँ लिखा है। ठीक है, B1 B2 B3 वो यहाँ लिखा है, और C1 C2 C3 वो यहाँ लिखा है, प्लस अभी आएगा B, ये क्या है, A1 K A3 A3 A1 K A3 A3, मतलब यहाँ पे K आएंगे। ठीक है, यहाँ भी K होगा, यहाँ भी K होगा, और यहाँ भी K होगा। ठीक है, तो मैं एक टाइम में एक ही कॉमन निकाल सकता हूँ किसी भी रो या किसी भी कॉलम से डिटरमिनेंट के केस में। ठीक है, तो ये R2 है, तो इस रो से मैं K को कॉमन उठा लूँगा, बाहर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बताओ कि A1 हो गया, ये B1 और ये C1, ये A3 B3 C3, A3 B3 C3, तो R2 और R3 दोनों सेम नहीं है, आइडेंटिकल हो गए ना, तो इस केस में इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो मेरे पास ये बचा, और ये क्या था, ओरिजिनल था ना, ओरिजिनल डेल, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखा था ना, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, तो इसका एप्लीकेशन हमें ना दो चीज़ों में ही करना है। पहला जो होगा वो एरिया निकालना होगा हमें ट्रायंगल का, और दूसरा होगा इक्वेशन निकालनी होगी लाइन की। तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं हम ट्रायंगल का। अगर मान लो मेरे पास ये ABC 3 पॉइंट्स गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होगा, डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो हम डिटरमिनेंट तो लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये x1 x2 x3, और ये y1 y2 y3, और यहाँ 1 1 अपने आप से लगाना है। ठीक है, और हाफ से डिवाइड भी करना है जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही होगी। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो एरिया डिटरमिनेंट का, क्योंकि ये डिटरमिनेंट है तो नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो एरिया तो नेगेटिव भी आ सकती है क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकेगी, बट एरिया नेगेटिव में नहीं होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो इसका आप मॉड लगा लोगे। ठीक है, ये मॉडुलस है ये। ठीक है, तो वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस को ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है नोट में कि इफ एरिया इज गिवन तो यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, इसलिए लिखा है क्योंकि देखो अगर मान लो मेरे पास मॉड x इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है वो प्लस और माइनस 5 दोनों है। ठीक है ना, अगर मॉड x इक्वल टू 5 है तो आप देखो x की वैल्यू 5 यहाँ डालो, फिर भी 5 आएगा, और x की वैल्यू -5 डालो तो मॉड है तो उसमें से पॉजिटिव वैल्यू ही निकलती है, तो 5 ही आएगा, इसलिए लिखा है मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ना कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, अगर मान लो ABC 3 पॉइंट्स है तो उसको हम कॉलिनियर जब भी बोलेंगे जब उनका एरिया है ना, एरिया वो 0 आ जाए, ट्रायंगल का एरिया हमारा 0 आ जाए। ठीक है, या फिर ये भी कह सकता हूँ मैं कि अगर मान लो 3 पॉइंट्स थे, मान लो एक ये है A और ये मान लो C है, अगर मान लो वो यहाँ होता, यहाँ पे होता A B, तो हम इस केस में कॉलिनियर नहीं बोलेंगे, ये B को यहीं आना चाहिए इसी लाइन में। ठीक है, तो ये कॉलिनियर हो गए। तो अगर मान लो B इस लाइन में ना होता, यहाँ होता, तो तब तो ट्रायंगल बन जाता ना इसका, और ट्रायंगल बन जाता तो एरिया 0 तो होती ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो उस पॉइंट को अगर हमने इसी लाइन पे प्लेस कर दिया तो इन तीनों लाइन से तो ट्रायंगल बनने का है नहीं, तो इसलिए ट्रायंगल का जो एरिया होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपका ये पोर्शन 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर यानी एक ही लाइन पर है। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, अगर मान लो हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, एक A और B, और इन दोनों लाइन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो कैसे लिखोगे, देखो ये x1 है, ये y1, और ये x2 y2, और ये x यहाँ लिख दो, क्योंकि हमें इक्वेशन लिखनी है ना, तो इक्वेशन तो हम x और y के फॉर्म में लिखेंगे ना, तो x y तो होना चाहिए ना, इसलिए x यहाँ लिखा है और y यहाँ लिखा है, और 1 1 तो अपने आप ही लिखना है, इक्वल टू 0 कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो हम करते हैं x1 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू 1,
और यहाँ पे x लिख लो, यहाँ y लिख लो। जरूरी नहीं है कि तुम x y यहीं लिखो, इस वाले में आप x y यहाँ भी लिख सकते हो, इस वाले चीज़ को ऊपर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कितना है 9 3, और यहाँ 1 1 1 लिख दिया इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो, वही जो रिलेशन आएगी ना आपके पास x और y में, वही इस लाइन की इक्वेशन है। तो कैसे करेंगे, 3 इसको बंद किया, इसको बंद किया, तो y -3 -1 x -9 हो जाएगा, +1 ये हो जाएगा 3x -9y इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 3y -9 -x +9 +3x -9y इक्वल टू 0। तो देखो ये 3y यहाँ पे है और यहाँ पे -9y है, तो ये कितना हो जाएगा -6y। 3x यहाँ पे है और -x यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, और ये +9 -9 से कट गया तो बचा ये बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3y, x इक्वल टू 3y। मैंने 2 से कैंसिल भी कर दिया ना इसको। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो माइनर एंड कोफैक्टर पढ़ना है हमें, तो माइनर सबसे पहले देखते हैं। तो जो माइनर किसी भी एलिमेंट का होता है ना, वो एक बेसिकली डिटरमिनेंट ही होता है। ठीक है, जो ऑब्टेन्ड होता है बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच aij एलिमेंट लाइज। ठीक है, तो जिसमें ये एलिमेंट लाई करेगा उसका रो और उसका कॉलम डिलीट कर देना, तो उससे जो डिटरमिनेंट बनेगी वही माइनर है। और माइनर को हम कैसे लिखते हैं, MIJ। ठीक है, जो ये डिनोट कर रहा है कि वो AIJ का माइनर है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n इज डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। मतलब जो माइनर जो होता है ना, एक डिटरमिनेंट होता है जिसका ऑर्डर n-1 होता है, एक कम होगा उससे। ठीक है, जैसे मैं अभी समझाता हूँ आपको। ये देखो, ये जो डिटरमिनेंट है ये कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है। तो अगर मैं इसमें से किसी भी एलिमेंट का, सपोज यहाँ पे किसका निकालना है, 3 का निकालना है, तो 3 यहाँ पे है। तो यदि मैं 3 का माइनर निकालूंगा, माइनर, और ये 3 कौन से में, देखो दूसरे रो में और दूसरे कॉलम में। ठीक है, तो ये जो माइनर जो होगा ना, वो भी एक डिटरमिनेंट ही होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा, वो ये कहना चाह रहा था। ठीक है, जितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा, जैसे मान लो n ऑर्डर का है, तो यदि माइनर निकालूंगा मैं किसी भी एलिमेंट का, तो वो एक डिटरमिनेंट होगा जिसका ऑर्डर n-1 होगा। तो हमें यहाँ पे 3 का निकालना था, हमने पता लगा लिया वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो। ठीक है, बाकी कौन कौन से बचे, 1 -2 और यहाँ पे बचा 4 और ये 0। ठीक है, ये तो मैंने ऑर्डर लिखा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस, और ये माइनस हम अपने आप लगाते हैं, ये माइनस अपने आप लगाते हैं, और ये माइनस यहाँ से आ रहा है, 4 2 8, ये कितना आ गया, 9 आएगा। ठीक है, तो ये हमने माइनर निकाल दिया इस एलिमेंट का। अब देखो जो को फैक्टर है वो भी हम किसी एलिमेंट के लिए ही निकालते हैं। ठीक है, और जो AIJ का जो को फैक्टर होगा उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल AIJ से, या फिर उसको हम CIJ से भी करते हैं, कई बार CIJ से भी करते हैं। ठीक है, तो वो डिफाइंड है AIJ इक्वल टू -1 की पावर i + j और माइनर उस एलिमेंट का। ठीक है, तो वो मैं जो एक्सपेंड कर रहा था ना, और मैंने माइनस का साइन लगाया था यहाँ इस केस में, फिर इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए पॉजिटिव, तो वो इसी कंसेप्ट से लगाया था। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पे को फैक्टर निकालना है किसका, -1 का। तो -1 यहाँ पे कहाँ पे है, -1 यहाँ पे, ये किस रो में, पहले रो में, सॉरी दूसरे रो में और पहले कॉलम में। तो मैं इस यहाँ पे C से मैंने लिख दिया, आप A21 लिख लो। ठीक है, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एलिमेंट कितना है, -1, -1 की पावर i + j, यानी कि 2 + 1, 2 + 1, और इसका माइनर कैसे निकलेगा, इसको डिलीट कर दो और इसको डिलीट कर दो।
तो मेरे पास बचा 2 1 4 0। तो ये -1 की पावर 3 है और ये कितना हो जाएगा 2, ये तो 0 हो गया ना, -4। तो ये तो -1 यहाँ से आ जाएगा और माइनस यहाँ से तो +4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हमने क्या निकाल दिया, कोफैक्टर निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे ना दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि यदि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है, मान लो ये डिटरमिनेंट लिखा A इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो ये एलिमेंट और इसी का कोफैक्टर C11 हो जाएगा या फिर A11 बोल दो, और ये एलिमेंट और इसी का कोफैक्टर C12, ये एलिमेंट और इसी का कोफैक्टर क्या हो जाएगा C13। यदि मैं इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ देता हूँ तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, वो पहली मैंने प्रॉपर्टी आनी है। ठीक है, और यदि मैंने इस एलिमेंट को, जैसे ये A11 है, मैंने किसी और के साथ, जैसे इस एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया A31, ठीक है, और A12 को कैपिटल A32, ठीक है, A13 कैपिटल A33 मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया तो ये वैल्यू पता है आपको कितनी आएगी, 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना। अगर आप किसी भी एलिमेंट का किसी और वाले एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ते हो तो आपको रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, याद रखना ये। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, अब हमें एडजॉइंट फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो वो कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए वेयर ए आई जे कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो एडजॉइंट होगा ना, एडजॉइंट होगा एक मैट्रिक्स का, वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ना ट्रांसपोज होगा, इसका आप ट्रांसपोज निकाल देना। ठीक है, तो वो एडजॉइंट निकल जाएगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स में किसको बोल रहा हूँ कि जैसे आपने ये मान लो आपके पास मैट्रिक्स है और इन सब के आपने कोफैक्टर निकाल लिए। कोफैक्टर निकालने के बाद मैंने यहाँ रख दिया, A11 का जो कोफैक्टर था वही आया और A12 का ये आया और A1n का ये आया। सिमिलरली इसे सारे मैंने निकाल लिए। तो जब आप इसका ट्रांसपोज कर दोगे ना तो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी वही आपका एडजॉइंट A है। ठीक है, अब देखो जो एडजॉइंट है ना वो दो ऑर्डर के लिए बहुत इजी से निकल जाता है। जैसे मान लो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर इसका हमें एडजॉइंट ऑफ A निकालना है तो हम क्या करेंगे ना, इसको इंटरचेंज कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे। ठीक है, और बाकी ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले और ये वाले, डायगोनल एलिमेंट्स को तो हम इंटरचेंज कर देंगे। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनमें सिर्फ हम माइनस का साइन लगा देंगे। जैसे A12 है तो माइनस का साइन लगा दूंगा, A21 है तो माइनस का साइन A21, बाकी ये A11 की जगह पे क्या आ जाएगा, A22 आ जाएगा और इसकी जगह A11 आ जाएगा। तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज़ है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की। जो पहली प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एडजॉइंट ऑफ A और A उसी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया या फिर एडजॉइंट ऑफ A और A के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, तो आपको मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, उसका मैंने यहाँ पे प्रूफ दिया है। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स था, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है और मैंने इसका एडजॉइंट निकाला है। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे हम, इन सभी का कोफैक्टर निकालने के बाद ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें एडजॉइंट निकल जाएगा। तो ये एडजॉइंट तो हमें पता चल गया और A मैट्रिक्स तो हमें पता है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन निकाल ली। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करूँगा, इसको इसके साथ में करूँगा, तो A11 का इस कैपिटल A11 के साथ में, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और इसी प्रकार से इसका इसके साथ में किया तो ये आया, और वैसे ही इसका इसके साथ में किया तो ये आया। और इसका जब मैं इसके साथ करूँगा ना, इस सेकंड कॉलम के साथ में, तो A11 A21, देखो मैं एक बता देता हूँ, A11 A21 प्लस
A12 A22 प्लस डॉट 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 प्लस, और ये क्या है A1n A2n। तो देखो ये जो एलिमेंट है ये किसी और का कोफैक्टर है, ये एलिमेंट है ये किसी और का कोफैक्टर है, ये एलिमेंट है ये किसी और का कोफैक्टर है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो नहीं आ जाएगी, इसलिए मैंने सभी जीरो लिखे हैं। तो बस हमारे पास ये वाले बचेंगे, ठीक है। अब इसका करोगे ना सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो जीरो आ जाएगा, और सेकेंड रो को जब सेकेंड कॉलम के साथ करोगे तो A21 और ये उसका कोफैक्टर है, ठीक है A21। तो वैसे ही इसका करोगे A22 को कैपिटल A22, फिर A21n कैपिटल A21, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A, वो यहाँ लिखा हमने, और ये जो मिला वो भी डिटरमिनेंट ऑफ A मिला, वो यहाँ लिखा। और लास्ट वाला जो है जब इसके साथ करोगे आप, इसके साथ करोगे तो जीरो मिलेगा, इसके साथ करोगे तो जीरो मिलेगा, बस लास्ट वाले कॉलम के साथ करोगे तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू मिल जाएगी डिटरमिनेंट की। तो अब मैंने बताया था आपको कि ये मैट्रिक्स है, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है, डिटरमिनेंट ऑफ ए है, तो इसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अगर ये मान लो डिटरमिनेंट होता तो पता है क्या आता, कॉमन लेता तो मैं बाहर डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इसका जो ऑर्डर था, ऑर्डर कितना है n, तो ये ऐसे बाहर आता, क्योंकि हम यहाँ से लेते, पर ये क्या है मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है ना, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर पढ़ा था ना, वो चीज़ें। तो ये हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए बाहर ले लिया, तो ये पूरे मैट्रिक्स से बाहर आएगा, ना कि एक रो या कॉलम से, वो डिटरमिनेंट के केस में होता है, ठीक है। तो जब बाहर लिया तो ये 1 बच गया, 1, बाकी सब तो जीरो थे। तो ये क्या हो गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई जिसका ऑर्डर n है, ठीक है। ये n लिखा है मैंने, तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। और यदि मान लो मैं आगे करवाता हूँ, अब देखो जो सेकंड प्रॉपर्टीज है वो है कि यदि आपका दो मल्टीप्लाई में हो रहे मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट निकालना है, तो आप क्या करो, एडजॉइंट पहले ए का निकालो, फिर बी का, फिर मल्टीप्लाई कर दो। और हमें एडजॉइंट अगर निकालना है ए ट्रांसपोज का, तो पहले आप एडजॉइंट निकालो आराम से, फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होगा, ठीक है। अब ये कैसा आया, तो ये हमने जो भी ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। और ये किसके इक्वल था, एक और चीज़ था यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ये हमने अभी पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी ना। तो इसमें आप इसको इसके साथ इक्वेट कर दो या इसके साथ, किसी के साथ भी कर दो। तो सपोज मैं इसको इसके साथ करता हूँ, तो ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब मैं यहाँ पे प्री मल्टीप्लाइंग कर रहा हूँ, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स ऑन बोथ दी साइड। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये रिजल्ट लाना है। तो इसमें इस रिजल्ट में कहीं पर भी ए नहीं है, ठीक है, ए नहीं है, जबकि मेरा इस फॉर्मूले में जो मैंने लिखा है यहाँ पे ए आ रहा है, और यहाँ पे तो ए है ही नहीं, तो वो गायब करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो डिटरमिनेंट है, कांस्टेंट है, ए इनवर्स आई, जब इसको इसके साथ करोगे तो ये तो आई बन जाएगा। और ये एडजॉइंट ऑफ ए, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए, और जब इसके साथ करोगे तो ए इनवर्स मिलेगा। तो वापिस ये ए एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा, और ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। अब इसका मॉड ले लो, मतलब डिटरमिनेंट ले लो, ठीक है। ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स था जिसका ऑर्डर n था, तो ये जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट जब ये मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो इसकी पावर पता है क्या होगी, इसकी पावर n होके आएगा बाहर, और ये अंदर क्या बचा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पे आगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू
डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n। अब देखो ये है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बेस सेम हो गया हमारा, पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो -1 है तो -1 लिख दो। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो ये आएगी, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। वैसे ही ये सारी प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो इसके अंदर ना एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट अगर निकालना है तो उसकी पावर n-1 की पावर 2 हो जाएगा। अगर मान लो मुझे ऐसा निकालना होता एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब इसका अगर हमें डिटरमिनेंट पूछा होता तो ये पता है क्या होता, ये होता डिटरमिनेंट की पावर, ये n-1 है ना, तो n-1 ही होगा बट पावर 3 हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे एडजॉइंट कितने हैं, 1 2 3 है, 3 हो जाएंगे। यहाँ पे कितने एडजॉइंट है, 1 2 नेस्टेड है ये, मतलब एक के अंदर है, ठीक है, वो काउंट कर रहा हूँ मैं। तो ये 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ये फॉर्मूले बेस्ड जो MCQ में क्वेश्चन बन जाते हैं, पर आपके तो इसमें से नहीं बनेंगे, वो इसमें से बनेंगे, शायद इसमें से ही बनेंगे, इसमें से पॉसिबिलिटी कम है। अब देखो जो दो मैट्रिक्स होते हैं हमारे पास, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो वो इन्वर्स हम इन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकालते हैं, ठीक है। इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है ये, जिसका कि डिटरमिनेंट है ना वो 0 हो जाता है, उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर वाले को जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो रहता है, मतलब 0 नहीं होता, ठीक है। तो यदि मान लो ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, तो ए बी और बी ए दोनों ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे सेम ऑर्डर के, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन है उन दोनों का। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि यदि मान लो आपको ये डिटरमिनेंट निकालना है तो आप अलग अलग निकाल लो, ठीक है। अब देखो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है, तो मैंने आपको मैट्रिक्स में ही पढ़ाया होगा कि अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई है, तो इसका मतलब जो बी है ना ए का इनवर्स है। ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए हैज इनवर्स इफ एंड ओनली इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मैंने जैसे बताया था ना आपको कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ही इनवर्स निकलती है, यानी एग्जिस्ट करती है, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए नहीं करती। ए इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था ना ये वाला, इसी को हम यहाँ पे दो है ना यहाँ पे, तो आप कोई भी दो में से एक ले लो, ठीक है। तो मैंने इसको ले लिया और फिर ही मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स और ये है ए एडजॉइंट ऑफ ए और ये है ये, ठीक है। तो ये तो आई हो गया, यहाँ लिख दिया, और ये इधर बचा, ये डिटरमिनेंट यहाँ लिखा और ये वापस ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये आई है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही मिलेगा आपको, और ये यहाँ लिखा, ये यहाँ लिखा। अब यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, इनवर्स की, तो ये इसको इधर ला दिया मैंने डिवाइड में, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो ये एडजॉइंट है, ठीक है। तो ये इनवर्स निकालना होगा तो सबसे पहले तो आप डिटरमिनेंट निकालोगे और वो चेक करोगे कि 0 आ रहा है कि नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है, नॉन जीरो। और अगर 0 आ रहा होगा तो आप बोलना डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और इसके लिए एग्जिस्ट करेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो डिटरमिनेंट ए यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, जो भी डिनोमिनेटर में होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 किस केस में होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, तो इसलिए उसकी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करती है, और ये नॉन जीरो के लिए बिल्कुल करेगी। तो उसके बाद आपको फिर एडजॉइंट निकालना होगा, ठीक है, मतलब सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज कर देना, एडजॉइंट निकल जाएगा। और यहाँ पे डिटरमिनेंट ए की वैल्यू, एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कर देना, आपका इनवर्स निकल गया। अब प्रॉपर्टीज हैं, तो इसका जैसे है कि ए मैट्रिक्स था, उसका आपने इनवर्स निकाला, तो वापस इनवर्स निकाल रहे हो तो वापस आपको ए ही मैट्रिक्स मिलेगा। दूसरा है कि के ए का इनवर्स निकालना है, ठीक है, तो पहले आप ऐसे लिख लो इसको 1/k और फिर इसका इनवर्स निकाल लो। और ये जो अभी मैंने प्रूफ करते समय इसका यूज़ किया था मैंने, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और दूसरा है ए बी इनवर्स, तो ये बी इनवर्स और ये ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो लास्ट है हमारा ये टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड।
तो जो सॉल्यूशन होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे एक करे या जो दो करे, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट में उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो यदि मान लो आपके पास ये 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, तो आप उसको ना इस फॉर्म में लिखोगे ax प्लस बी के फॉर्म में, वेयर ए क्या होता है, ए जो होता है वो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है ना ये, तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये वाला, और एक्स का है वेरिएबल मैट्रिक्स है, बी कांस्टेंट मैट्रिक्स है, कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखोगे, उसके बाद फिर आप डिटरमिनेंट निकालोगे ए वाले मैट्रिक्स का, तो नॉन जीरो आता है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और वो यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। देखो क्या आया था हमारा, ए एक्स इक्वल टू बी लिखा था ना हमने पीछे, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ए इनवर्स बी। तो हम इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे एक्स कौन सा मैट्रिक्स था, ये वाला मैट्रिक्स था, एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स तो हमने निकाल रखा होगा, बी कौन सा है, कांस्टेंट वाला, यानी D1 D2 D3, ठीक है। ए इनवर्स तो आप निकाल लेना, वो यहाँ रख देना यहाँ पे, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देना, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी जो कि यूनिक होगी, और वो इस तरीके से निकालेंगे। और अगर जीरो हो गई तो जीरो किस कब होती है, सिंगुलर के केस में जीरो हो गई तो उसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है, और बी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो वो इनकंसिस्टेंट है, यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा उसका। और अगर जीरो आ रहा है तो वो डिपेंड करता है कि सिस्टम हैज़ आइदर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, अगर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है तो फिर कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन रखा है यहाँ पे। अगर मान लो मेरे पास ये मैट्रिक्स गिवन है और ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स फाइंड करना है, इसका मतलब मुझे सबसे पहले तो देखो यहाँ फॉर्मूला में एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। तो ए ये क्या है, डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे लिखेंगे, 2 और ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये प्लस 5, और ये प्लस का 4 होगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस 4, फिर माइनस, और ये -3 है, और फिर -6 प्लस 4, ठीक है, -6 प्लस 4, फिर लास्ट में क्या है 5, और इसका हो जाएगा 3 - 2, तो ये कितना आ गया, ये -4 और +4 थी तो 0 हो गया, ये तो ख़त्म हो गया। और यहाँ पे क्या क्या बचे हमारे पास, +3 इंटू -2 +5 इंटू 1, ठीक है, तो ये कितना हो गया, -6 प्लस, तो -1 हो गया। तो हमने डिटरमिनेंट निकाल लिया। अब C11 निकालो, फिर C12 निकालो, फिर C13 निकालो, फिर क्या क्या निकालोगे, C21 C22 C23, फिर क्या निकालोगे, C31 C32 फिर C33, ये निकालोगे। तो ये तो हमने निकाला था C11, ये आया था हमारा -4, तो ये 0 आया था, ठीक है। और C12 कितना निकाला था, C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये -6, ये आया था हमारा -2 आया था, -2 आया था, बट ये आई जे देखो इन दोनों का एडिशन ऑड आ रहा है तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। C13 भी निकाल रखा है हमने 1, अब ये तो पॉजिटिव आएंगे ना, क्योंकि i + j करोगे तो इवन मिलेगा। C21 निकालो, C21 दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा प्लस का 6 और माइनस का 5, तो ये कितना आ गया, 1 आएगा, प्लस का 6 और माइनस का 5, बट ये देखो i + j करोगे, i + j तो ऑड मिलेगा, यानी माइनस का साइन रखना पड़ेगा। वैसे ये निकालोगे तो ये आएगा -9 आएगा, और ये निकालोगे तो ये आएगा C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 -
ये आपको मिलेगा -5, ठीक है। अब C31 निकालो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपको मिलेगा +12 -10, 2, ये 2 मिला। वैसे ये निकालो और ये निकालो, C23 कितना आएगा, ये आपको मिलेगा 23, ठीक है। और 3 कितना मिलेगा आपको, 3 करोगे तो 4 और 13 मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिए। अब इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट देखो यहाँ पे लिखो, मैं यहीं लिखता हूँ A 1 डायरेक्ट, A 1 इक्वल टू 1/, डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी आई, -1 आई। अब देखो मैं यहाँ पे ना ट्रांसपोज भी कर देता हूँ, ठीक है। C11 की वैल्यू 0 है, 2 है, फिर 1 है, फिर ये कितना है, -1 -9 और ये -5, और ये है 2 23 13, ठीक है। तो यहाँ पे आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, यहीं पे कर देता हूँ मैं, ठीक है, चाहे मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 -13, ठीक है। A 1 निकल गया। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप A की वैल्यू लिखो, A की वैल्यू कितनी आएगी, 2, ये 3 है और ये 1, y की वैल्यू -3 2 1 5 -4 -2। b की वैल्यू लिखो, b क्या है, कांस्टेंट वाला, 11 -5 -3, और x तो आपको पता ही है, वेरिएबल मैट्रिक्स है ये, x y z। तो जरा ये A मैट्रिक्स और ये इसका जो इन्होंने दिया है A मैट्रिक्स, दोनों को गौर करो, सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसने इन्वर्स हमें निकलवा लिया पहले ही, तो हमने निकाल दिया। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू A 1 B, ठीक है, क्योंकि हमें AX इक्वल टू B के फॉर्म में लिखना था ना। तो x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ये 0 है, ये -2 और ये -1 195, और ये कितना है, -2 -23 -13, और b की वैल्यू हमने निकाल रखी है, कितनी है, 11 -5 -3। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसके साथ में ये हो जाएगा -5 और +6, 0। देखो इसको इसके साथ कर रहे हैं, इसको इसके साथ किया तो 0 हो गया, हाँ 0 हो गया। 1 को इसके साथ किया तो -5, और इसको किया तो +6, तो यानी 1 आ गया, ऊपर 1 आ गया। इसको इसके साथ करूँगा तो -22 आएगा, इसको इसके साथ किया तो -22 और -45, फिर माइनस प्लस, ये हो जाएगा 96, ठीक है। और अब -1 मतलब इस वाले रो को इसके साथ करो तो -11 प्लस माइनस आएगा यहाँ पे -25, और ये हो जाएगा +39। तो ये करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ 1, और ये मिलेगा देखो ये 9 है ना, तो ये तो जुड़ जाएंगे तो इस 7 हो जाएंगे, और 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 6, ये 3 बचेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या थी, ये थी x y z, यहाँ भी क्या था x y z। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गया, y की वैल्यू 2 आ गया, और z की वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सॉल्व कर दिया हमने, x y की वैल्यू आ गई हमारे पास। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना।